हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी सरहद पार पाकिस्तान से है। आज की कहानी सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। ये कहानी आपको बेचैन कर देगी और सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में एक इंसान इस हद तक गिर सकता अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। मगर बड़े अफसोस की बात है कि ये सच है और इस बात ने पूरी इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। कहानी कब्रिस्तान में दफनाए गए मुर्दों की है। कई बार हमारे अपने देश में ही कब्रिस्तान से लाश चोरी होने की बातें सामने आई है और जब पुलिस ने इस बात की तफ्तीश की तो कई बार कुछ माफियाओं का नाम इसमें आया जो इन लाशों का सौदा करते थे। कई बार इसमें कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स का भी नाम सामने आया जो इन लाशों को चुराकर फिर इन पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते थे। खबर कभी दिल्ली गेट के कब्रिस्तान से आई, कभी नोएडा से, कभी मध्य प्रदेश से, तो कभी महाराष्ट्र से, मगर कभी कुछ पुख्ता रूप से साबित नहीं हो पाया। आज की कहानी भी कब्रिस्तान में दफनाए गए इन्हीं मुर्दों से ताल्लुक रखती है, मगर ये कहानी अपने आप में बिल्कुल अलग है। बात अक्टूबर 2011 की है। कराची में एक जगह है लियाकताबाद, वहां पे एक कब्रिस्तान है। 31 अक्टूबर 2011 को शाम के वक्त अंधेरा हो चुका था और कब्रिस्तान में काम करने वाले लोग वहीं बाहर एक जगह बैठकर कुछ बातचीत कर रहे थे। अचानक से एक आदमी जो कि वहीं काम करता था बदहवास चीखता हुआ कब्रिस्तान के अंदर से भागता हुआ उनके पास पहुंचता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो इतना डरा हुआ था कि उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, बस वो बार बार कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था। तो उन्हें लगा कि शायद कब्रिस्तान के अंदर कुछ गड़बड़ है। उस आदमी की ऐसी हालत देखकर उन लोगों की भी हवा खराब हो जाती है, क्योंकि एक तो कब्रिस्तान, ऊपर से रात का वक्त। मगर वो सब लोग इकट्ठा होकर अंदर जाने का फैसला करते हैं और उस आदमी को भी अपने साथ अंदर ले जाते हैं। फिर वो डरते डरते किसी तरह उस आदमी के इशारे पर उस जगह पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद उन लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि एक कब्र का एक तरफ का हिस्सा खुला हुआ है और लाश के ऊपर का जो पत्थर का स्लैब था वो हटा हुआ है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर वो लोग उस इंसान को शांत करते हैं और उसे पानी वानी पिलाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। और जब वो शख्स शांत होने के बाद पूरी कहानी सुनाता है तो लोगों को इतना गुस्सा आता है कि वो उस शख्स को वहीं मार देते। मगर किसी तरह फिर वहां पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। उसके बाद जब पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ की जाती है तब वो अपनी पूरी कहानी शुरू से सुनाता है। दरअसल उस शख्स का नाम था मोहम्मद रियाज। वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक जगह सरगोधा का रहने वाला था। सरगोधा से कुछ साल पहले वो रोजी रोटी की तलाश में कराची पहुंचता है। उसके बाद वो इधर उधर घूमता है नौकरी की तलाश में। कभी कहीं छोटा मोटा काम कर लेता तो कभी कहीं मजदूरी का काम कर लेता था, पर कोई टिकाऊ नौकरी उसे नहीं मिल रही थी। उसके बाद वो कुछ दिन ऐसे ही गुजारता है। इस दौरान उसकी एक आदमी से दोस्ती होती है। उसका नाम था वजीरा और वो वहीं कराची के लियाकताबाद के एक कब्रिस्तान में खुदाई और कब्रों पे पानी डालने का काम करता था। तो वजीरा से मिलने के बाद रियाज अपनी परेशानियों के बारे में उसे बताता है तो वजीरा उसे अपने साथ कब्रिस्तान में ही काम दिलवा देता है। फिर मोहम्मद रियाज उसी कब्रिस्तान में एक जगह टिककर नौकरी करने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता है तो दोनों में दोस्ती और गहरी होती जाती है। फिर रियाज ने अपने बयान में बताया कि उसने कुछ दिनों बाद कुछ अजीब सी चीजें देखी। उसने बताया कि शाम के वक्त जब भी कोई ताजी लाश उस कब्रिस्तान में दफनाई जाती थी, उसके बाद वजीरा उस कब्र की एक तरफ का हिस्सा खोलता था और फिर उसके अंदर जाता था और थोड़ी देर बाद वापस बाहर आकर उस कब्र को वैसे ही बंद कर देता था जैसे वो पहले थी। पहले तो वो कुछ दिनों तक उसे ऐसा करते हुए देखता रहा, पर एक दिन उसने उससे पूछा कि तुम ये क्या करते हो कब्र को खोदकर। और क्योंकि दोनों की दोस्ती अब काफी गहरी हो गई थी तो वजीरा ने उसे सारी कहानी बयां की और फिर उसने उसे भी अपने साथ उस काम में शामिल कर लिया और फिर दोनों मिलकर उस काम को करने लगे। उसके बाद अब दोनों की नज़र असर के वक्त जो नमाज होती है, यानी कि शाम के वक्त, दरअसल इस्लाम में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है और जो असर की नमाज होती है वो शाम को लगभग 4 से 5 बजे के वक्त पढ़ी जाती है। तो दोनों रोज असर की नमाज का इंतजार करते थे और उस वक्त जो भी लाश कब्रिस्तान में दफनाने के लिए आती थी दोनों उस पर नजर रखते थे। फिर दोनों उस लाश की पहचान करने की कोशिश करते थे कि ये लाश मर्द की है या किसी औरत या लड़की की है। पर लाश की पहचान करने के लिए उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती थी, क्योंकि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से अगर वो किसी महिला की लाश है तो उसकी कब्र पे एक चादर डाल दिया जाता था, मतलब कि और दूसरी लाशों से एक पर्दा किया जाता था और वो चादर एक निशानी होती थी कि ये लाश किसी महिला या किसी लड़की की है। उस चादर को देखकर दोनों समझ जाते थे कि ये लाश किसी औरत की है, किसी लड़की की है। और उससे भी ज़्यादा ये इस बात का ख्याल रखते थे
कि उस लाश को असर के वक्त यानी शाम को 4 से 6 के बीच दफनाया गया हो, सुबह या दोपहर में नहीं। सुबह या दोपहर में दफनाए गए मुर्दों पे ये बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते थे। तो लाश को जब वहां लाया जाता था उसके बाद उसे कब्र में दफनाते थे, जिसमें कि 2 से 3 घंटे का वक्त लगता था। इन 2 से 3 घंटों में जो भी कवायद होती है एक मुर्दा को दफनाने के लिए, मौलवी द्वारा उसे किया जाता था। फिर उनके घर वाले उस दफनाए गए शख्स के लिए दुआएं पढ़ते थे ताकि उन्हें शांति मिले, और फिर उसके बाद वो लोग भी धीरे धीरे करके अपने घर निकल जाते थे। फिर ये दोनों अपना काम शुरू करते थे। उनमें से एक उस कब्र के पास जाता और उस कब्र के पैर की तरफ वाले हिस्से को खोदना चालू करता, और बस इतना खोदता कि एक आदमी उसमें घुस सके। उसके बाद उस कब्र पे पत्थर के स्लैब रखे होते थे ताकि मुर्दा के ऊपर वो मिट्टी न गिरे जो ऊपर से डाली जाती है। तो उनमें से वो एक पत्थर के स्लैब को हटाता और उस कब्र में दाखिल होता। फिर उस मुर्दा औरत या लड़की के साथ, अब इसे क्या कहा जाए, जबरदस्ती या बलात्कार, क्योंकि जबरदस्ती तो उसके साथ होती है जो इसका विरोध करे, पर वो तो पहले से ही एक लाश थी जिसको कुछ पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो मतलब कि वो उस लाश के जरिए अपनी हवस को शांत करता था, उस लाश का रेप करता था। उसके बाद जब वो कुछ देर बाद बाहर आता तो फिर दूसरा उस कब्र में जाता और उस घिनौने काम को अंजाम देता। और ऐसा वो हर उस लाश के साथ करते जो शाम के वक्त दफनाई गई हो, और वो किसी महिला या लड़की की लाश हो। और शाम का वक्त वो इसलिए चुनते थे ताकि उन्हें एकदम ताजी लाश मिले, क्योंकि दोपहर और सुबह दफनाई गई लाश शाम होने तक थोड़ी बहुत डिकम्पोज यानी कि सड़ने लगती थी, और सुबह या दोपहर को वो ये काम नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ और भी लोग काम करते थे, तो उन्हें पकड़े जाने का डर था। इसलिए वो असर के वक्त दफनाई गई लाश के साथ ही ऐसा काम करते थे, जिसे दफनाने में अंधेरा हो जाता था, और उस अंधेरे का फायदा उठाकर ये दोनों अपने उस घिनौने काम को अंजाम देते थे। कुछ समय बाद वजीरा की मौत हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी नशा करता था और ड्रग्स वगैरह भी लेता था, मगर रियाज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपना ये सिलसिला जारी रखता है, और अब अकेले ही वो इस काम को करता रहता है। बात 31 अक्टूबर 2011 की है। शाम को असर के वक्त एक मुर्दा लड़की को दफनाया जाता है और उस लाश पे भी रियाज की नज़र थी। 2 से 3 घंटे बाद जब सारे रिश्तेदार उस लाश को दफनाकर और उसके लिए दुआएं पढ़कर वापस चले जाते हैं, तब रियाज उस कब्र के पास पहुंचता है और वैसे ही हमेशा की तरह उसे एक तरफ से खोलता है और उसका एक स्लैब हटाकर उसके अंदर दाखिल होता है। उसने अपने बयान में बताया कि जब वो उस कब्र के अंदर दाखिल हुआ और जब वो उस मुर्दा लाश को अपनी हवस का शिकार बना रहा था, तो उस दौरान अचानक से उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है। दरअसल उस लाश के ऊपर जो चादर डाली गई थी वो उसके चेहरे पर से हटी हुई थी, और अक्सर ऐसा हो जाता है, लाश को कब्र में डालते वक्त कभी कभी कहीं से कपड़ा खिसक जाता है, क्योंकि उस कपड़े को ज़्यादा टाइट करके नहीं बांधा जाता ताकि लाश को तकलीफ ना हो। हालांकि वो सिर्फ एक लाश है, उसको कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी, पर सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और कई लोग तो कब्र पर उस मरे हुए इंसान की पसंद की चीज़ें भी चढ़ाते हैं ताकि वो अंदर कब्र में खुश रहे। पर खैर ये सब अलग चीज़ें हैं और लोग वाग अक्सर ऐसा करते हैं। तो जब रियाज की नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है तो उसे पहले उसके दांत दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद उसकी नज़र उस लड़की की आंखों पे जाती है और उसकी आंखें चमक रही थी और एक तेज रोशनी उसकी आंखों से निकल रही थी। ऐसा उसने खुद अपने बयान में साफ साफ बताया। जैसे ही वो ये देखता है उसकी हवा खराब हो जाती है और उसे लगता है कि शायद ये लड़की जिंदा हो गई है या फिर भूत बन गई है और अब वो बचने वाला नहीं है। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है। वो इतना डर जाता है कि न आव देखता है न ताव, और बदहवास वहां से चीखता हुआ भागता है और उन बाकी के लोगों के पास पहुंचकर अपनी कहानी सुनाता है। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया जाता है। उन बाकी के कर्मचारियों के पास पहले भी कब्र से छेड़छाड़ की शिकायत आती थी, क्योंकि लाश को दफनाने के बाद उसके रिश्तेदार अगले कई दिनों तक उस कब्र पे आते थे और उस मरे हुए शख्स की शांति के लिए दुआएं पढ़ते थे। और जब उन्हें उस कब्र की मिट्टी को देखकर शक होता था कि जैसा हम इसे कल छोड़कर गए थे ये उससे अलग है, तो वो उस कब्रिस्तान के मुलाजिमों को इसकी शिकायत करते थे। पर उन्हें लगता था कि शायद किसी कुत्ते या किसी जानवर ने ऐसा किया होगा। पर जब रियाज उनके पास आया और उसने अपनी कहानी बताई तब जाकर उन्हें सारा माजरा समझ में आया। उसने अपने बयान में बताया और कबूल किया कि उसने 48 ख्वातीनों यानी महिलाओं के साथ कब्र में उतरकर बलात्कार किया, और उसने ये सब पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर किया। उसके बाद जब यह खबर मीडिया द्वारा पब्लिक में आती है तो पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैलती है और पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच जाता है और सभी चाहते थे कि उस गुनहगार को मौत की सजा मिले। फिर पुलिस उसे अपने साथ कब्रिस्तान में भी ले गई और वो सब लोग भी वहां पहुंचे जिन्होंने पिछले 1.5 से 2 साल में कोई महिला लाश को वहां दफनाया था,
और फिर उसकी निशानदेही पर उन कब्रों की पहचान की गई जिसके साथ उसने यह घिनौना काम किया था। हर वो इंसान अपने कलेजे पर पत्थर रख के बैठा था कि कहीं वो उस कब्र की तरफ इशारा ना करे जिसमें उनके अपने दफनाए गए हो। और सोचिए जब वो उन कब्रों की पहचान करता होगा तो उन लोगों पे क्या बीतती होगी जब उन्हें पता चलता होगा कि इसमें इनका कोई अपना दफन है। उसके बाद जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो हर 48 मामले की सुनवाई अलग अलग करने का फैसला किया गया, जिनमें से 8 से 10 मामलों में रियाज को फांसी की सजा हो चुकी है। इंसान जीते जी बहुत सारे दुख, दर्द और गम सहता है, पर अगर मरने के बाद भी उसे चैन ना मिले तो इंसान जाए तो कहाँ जाए। कहते हैं कि मरने के बाद इंसान का इस दुनिया से कोई नाता नहीं रहता, पर इसी दुनिया के कुछ लोग उसे मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने देते। रियाज आज भी जिंदा है और पाकिस्तान की जेल में बंद है और अपनी मौत का इंतजार कर रहा है, क्योंकि बाकी के मामले अभी भी कोर्ट में हैं और उनका फैसला आना बाकी है, पर उम्मीद है कि उसे जल्द ही फांसी होगी। तो यही थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस न करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।